की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिसीजन स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, अगर हम रियल लाइफ को देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं। यानी हमने अगर कोई काम करना है या हमने कोई काम नहीं करना तो हमें डिसीजन लेना होगा कि हाँ या नहीं। इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें डिसीजन लेना होता है। मान लो अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखा और या फिर हमने कोई कंडीशन लिखी, क्योंकि जो हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं ये बेस्ड भी हमारे पास किस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, कंडीशन के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी कंडीशन की बुनियाद पर हम कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं, यानी हम ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हमने प्रोग्रामिंग में कोई स्टेटमेंट को पास कराना हो तो हम क्या करते हैं, हम ट्रू या फिर फॉल्स को लाते हैं। यानी हम कोई कंडीशन लिख देते हैं, अगर वो ट्रू हो जाती है तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसी में अगर हम देखें डिसीजन स्टेटमेंट में जो हमें C++ के अंदर मिलते हैं स्टेटमेंट्स, वो आ जाते हैं हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, या फिर आप नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को भी समझ लें। स्विच स्टेटमेंट भी एक इसकी किस्म में आ जाता है। अब सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लाइन इफ़ स्टेटमेंट भी होता है और मल्टी लाइन इफ़ स्टेटमेंट भी आ जाता है। बेसिकली इफ़ और फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी होती है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें कंडीशन को राइट करना होता है और उसके बाद हमने अपनी ब्रैकेट्स को शुरू करना होता है और यहाँ पर हमारा कोड आ जाता है, हमारे स्टेटमेंट्स यहीं पर लिखे हुए आ जाते हैं। तो अब हम इसको कोई एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर मैं कोई कंडीशन लिख देता हूँ, तो मैं कंडीशन लिखता हूँ कि A इज़ इक्वल टू, इक्वलिटी का मैंने इक्वलिटी ऑपरेटर को यहाँ पर इस्तेमाल कर, इक्वलिटी साइन मैंने लगा दिया है। तो ये मैंने लिख दिया 9 कि जो हमारा A जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, जो कि टोटली ट्रू है। यानी ये एक ट्रू कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं कोई भी अब स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने स्टेटमेंट लिख दी ट्रू स्टेटमेंट, चलो लिख देते हैं स्टेटमेंट। ये हमने इसको मुकम्मल कर दिया। अब अगर हम इसको सी आउट कराते हैं तो आप देख सकते हैं हमने एक कंडीशन दी और जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम इन्हें इसको 8 लिख दिया, जो कि यानी हमने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला, यानी हमारा प्रोग्राम जो था या हमारा जो स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये कहलाता है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। और अगर हम बात करते हैं अपने जो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ इफ़ एल्स स्टेटमेंट, बेसिकली इफ़ एल्स एक पेयर है, यानी जिसमें हम इफ़ को इस्तेमाल करते हैं और अगर कभी कभार हमें ऐसा करना हो कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स में चली जाए तो फिर उसके बाद हमने क्या एग्जीक्यूट कराना है, तो तब हम एल्स को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये पेयर स्टेटमेंट कहलाता है हमारे पास। अब हम यहाँ पर एल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स को इस्तेमाल करने के लिए अब एल्स में किसी किस्म की कंडीशन नहीं आएगी। ये ऐसे काम कर रहा होता है कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो बस ये डिफ़ॉल्ट में ये रन हो जाए। अब यहाँ पर हम सी आउट में कुछ भी प्रिंट करा देते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं एल्स स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर सी आउट करा दिया। तो जो कि अब कंडीशन फॉल्स है तो हमें एल्स स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो ये फिर हमारा कहलाता है क्या, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट।
देखिए ये भी बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट ही की तरह, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि हम नेस्टेड इफ़ कर रहे होते हैं, यानी इसके अंदर एक इफ़ लिखते हैं, उसकी कंडीशन होती है और उसके अंदर एक और इफ़ या इफ़ एल्स पेयर मौजूद होते हैं, तो तब हम इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। हम इस छोटे से स्टेटमेंट को एक बार हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें इसकी समझ आए। अब मान लो मैंने a इज़ इक्वल टू कर दिया, इक्वलिटी लगा के 8 के बराबर। अब मैंने क्या कर दिया, इस कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़, अब मैंने एक और इफ़ लिख दिया, यानी अब मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 9, a इज़ इक्वल टू 9 कर दिया। और अब मैं यहाँ पर सी आउट कुछ भी करा देता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ओके लिख देता हूँ, ये मैंने एंड एल लगा दिया। और अब यहाँ पर मैं एल्स भी लिख सकता हूँ, यानी इसके अंदर पेयर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एल्स लिख दिया, ये मैंने एल्स लिखा, और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सी आउट में करा देता हूँ, मान लो एल्स स्टेटमेंट जिस तरह पहले किया है, एल्स स्टेटमेंट ये हमने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया। और अब हमने जो ये वाली इफ़ लिखी थी इसके भी हम एल्स लिख देते हैं ताकि हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो सी आउट हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटर एल्स स्टेटमेंट, ये हमने लिख दिया आउटर एल्स स्टेटमेंट, और हमने इसको हेडलाइन से क्लियर कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब इनिशियली अगर आप कंडीशन को देखें तो ये एक फॉल्स कंडीशन है। मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये वाली जो आउटर एल्स स्टेटमेंट थी ये रन हुई। क्यों? इनिशियली ये फॉल्स हो गई। अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ये मैंने इसको ट्रू कर दिया, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जैसे ये ट्रू हुई, ये हमारा जो कंट्रोल था वो इस इफ़ के अंदर गया, इसके स्टेटमेंट को पढ़ा हमारे कंपाइलर ने, और ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ओके को प्रिंट कर दिया। अब हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, हम इस कंडीशन को फॉल कर देते हैं और फिर से इसको रन कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं अब ये एल्स के अंदर चली। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। यानी इसके अंदर हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक इफ़ के अंदर कोई दूसरी इफ़ या इफ़ एल्स पेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट होता है इसके अंदर भी हम कंडीशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं हम इस स्टेटमेंट को हम मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इक्वलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हम एक स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए 2 नंबर की एडिशन के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर इंट डेटा टाइप सेलेक्ट की और हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इनसे सीन ले लेता हूँ। ये एक सीन मैंने ए में ले ली और दूसरी सीन, यानी 2 नंबर हम अपने यूज़र से ले रहे हैं और दूसरा हमने बी के अंदर ले लिया। अब मैं यहाँ पर सी आउट कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब मैं उसको कहता हूँ कि मैं कहता हूँ प्रेस ए फॉर एडिशन, प्रेस ए फॉर एडिशन। ये मैंने कर दिया। मैंने कहा उसको कि अगर एडिशन करना चाहते हो तो ए के ऊपर प्रेस करो। और अब हम इसको एंड लाइन से ख़त्म कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ए लफ्ज़ हैं, यानी जो ए लेटर हैं, हमारा कंपाइलर इसको डिटेक्ट करे तो इसको मैच करे। तो इसके लिए अब स्विच स्टेटमेंट हमारा
काम में आता है। सबसे पहले हम एक और डेटा टाइप ले लेते हैं, कैरेक्टर। क्यों? हमने सिर्फ लेटर को मैच कराना है। कैरेक्टर लिया और हमको वेरिएबल ले लेते हैं सी। ये हमने कैरेक्टर लिया सी और हम इसमें सी इन करा देते किसको? कैरेक्टर को, ताकि यूज़र कहे कि हाँ मैंने एडिशन करानी है तो वो ए पर प्रेस करें। यहाँ पर मैं कोई साइन भी ले सकता है एडिशन वाला, तो अभी हम इसको ए रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने सी लिख दिया। तो अब हमारा जो स्विच स्टेटमेंट होगा इसका स्ट्रक्चर शुरू होगा। बेसिकली सबसे पहले आप स्विच लिख दें। ये मैंने स्विच लिखा और यहाँ पर आप उस वेरिएबल को लिख दें। मतलब यहाँ पर मैंने सी के अंदर इनपुट लिया है तो वो ए आएगा, ये लेटर यहाँ पर आएगा और फिर वो नीचे मैच करेगा। तो आप इसके अंदर वेरिएबल लिख दें। ये मैंने वेरिएबल लिख दिया। ये मैंने इसकी बॉडी को शुरू कर दिया। तो अब आप क्या करें, अब यहाँ पर केस होंगे, यानी ये केस 1, इसको मैच करना है हमने। हम कहते हैं कि हमारा अगर केस 1 में क्या हो, अगर यूज़र ए पुट करे, यानी जब ए पुट करेगा तो क्या होगा, तो लेटर ए पुट करेगा। अगर वो ए पुट करेगा तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, तो वो सी आउट कर देगा किस चीज़ को, वो सी आउट कर देगा हमारे पास ए प्लस बी, इस चीज़ को सी आउट कर देगा। और यहाँ पर आपने ब्रेक भी लगाना होगा, ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ये हमने लगा दिया ब्रेक। और अब क्या करें, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि ये वर्क सही तरीके से करता है या इसमें कोई एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, वो कहता है इंट ए इज इक्वल। तो हमने यहाँ पर पहले से इंट ए को डिक्लेयर किया है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये एरर हमें देखने को मिला क्योंकि हमारे कंट्रोल ने इसको, कंपाइलर ने इसको रीड किया और उसने हमें एरर शो कराया। तो अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये हमने 2 पुट की, ये हमने अगेन 2 पुट की और हम चाहते हैं एडिशन हो। तो अब देख सकते हैं 2 + 2 = 4। तो हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो सही देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल ईजी है। अब अगर मैं यहाँ पर एक कुछ और इसको इजाफी कर दूँ, यानी मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी करना चाहता हूँ, तो मैं अपने यूज़र को कहता हूँ कि प्रेस एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर आप माइनस वाला प्रोसेस कराना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो आप एस प्रेस कीजिए तो हमारी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर केस में आना पड़ेगा और आपको सिंपली यहाँ पर केस में फिर क्या पुट करना पड़ेगा, एस, ताकि अगर यूज़र एस पुट कर दे तो आप हमारा जो कंपाइलर हो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और अब आप इसके अंदर सी आउट करा दें। सी आउट में आप क्या कराएंगे, सी आउट में आप करा दें a - b और फिर लास्ट में आप इसको ब्रेक भी कर दें ताकि कोई एरर देखने को ना मिले। अब हम इसको सी आउट करा देते हैं। हम पुट करते हैं 3 and 1 और अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं s। तो आप देख सकते हैं 3 - 1 = 2। तो ये हमारा ठीक काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको डिसीजन स्टेटमेंट्स की नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।